आशा अपने परिवार के साथ मंदिर में आरती कर रही होती है। तभी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आपके तरह ही मंदिर में दो जवान बहनें आती हैं। वो भी माता रानी को सिंदूर चढ़ाकर हाथ जैसे ही बहुत अच्छी आरती गाती हैं। आशा अपने पति, बेटी और फिर चारों बेटों को आरती देती है। फिर पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आजकल आरती गाने वाली लड़कियां मिलती कहाँ हैं? रील बनाने आती होंगी। ये सब सुनकर पंडित जी कहते हैं, ये सब तो उनके विचार में ही नहीं है। बचपन से देख रहा हूँ बच्चियों को, बड़ी प्यारी नेक बच्चियां हैं। आपके चारों बेटों को देखकर बता रहा हूँ, उनकी बड़ी बेटी शादी के लायक हो गई है। कहिए तो बात चलवाऊं? हाँ पंडित जी, वैसे भी हमारा बड़ा बेटा 27 साल का हो गया है। आप लोग पहले लड़की से मिल तो लीजिए, अच्छी लगे तो रिश्ता कीजिएगा, वरना मना करने में पाप थोड़ी लगेगा। हाँ मम्मी, चलो कुछ नहीं तो समोसे तो खाएंगे। फकली कहीं की। पंडित जी, आप उनसे बात कर लीजिए, हम लोग कल मिलने चलेंगे। ये सब बोलकर आशा अपने पति, अपनी बेटी और चारों बेटों के साथ अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पंडित जी नम्रता और विमल के घर जाते हैं। पंडित जी, आप आइए आइए, अंदर बैठिए। कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? आपकी बड़ी बेटी के लिए अमीर परिवार का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का बहुत ही नेक और कमाऊ है। पंडित जी, आप पर पूरा भरोसा है। बस बच्चे एक दूसरे को पसंद कर ले तो हम शादी के लिए राजी हैं। तो फिर कल सुबह 11 बजे चाय, समोसे और मीठा मंगवा लीजिए, लड़के वालों को भेजूंगा। ठीक है पंडित जी। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। फिर अगले दिन आशा अपने पूरे परिवार के साथ विनीता को देखने आती है। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। फिर विनीता की माँ कहती है, हमें भी रिश्ता मंजूर है। तब तो मुंह मीठा करवाइए। कीर्ति, जाओ बेटा, सबके लिए मीठा लेकर आओ। कीर्ति सबके लिए मीठा लेकर आती है और सब मुंह मीठा करते हैं। तो ये तो घर की बनी मिठाई जैसी है। घर की ही बनी है। मम्मी, भाभी ने तो बहुत अच्छी मिठाई बनाई है। ये मिठाई विनीता ने नहीं बल्कि कीर्ति ने बनाई है। आपसे कुछ पूछना था, आपने अपनी छोटी बेटी का कहीं रिश्ता तय किया है? नहीं। हमारे मन में एक ख्याल है, हम अपने दूसरे बेटे की शादी आपकी छोटी बेटी से करना चाहते हैं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। कीर्ति की माँ बड़ी खुश होती है और कहती है, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। हमारी दोनों बेटियां शादी के बाद एक साथ रहें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो फिर दोनों बच्चों की शादी एक ही मंडप पर कर दी जाएगी। ये तो डबल खुशखबरी है, हमें मंजूर है। दोनों परिवारों की रजामंदी से विनीता की शादी विकास से और कीर्ति की शादी कार्तिक से तय कर दी जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो? हाँ मम्मी। मम्मी, दोनों भाइयों की शादी तो करवा रही हो, पर बाकी दो भाइयों को कुंवारा छोड़कर उनके साथ ना इंसाफी कर रही हो। तो क्या चारों बेटों के एक साथ हाथ पीले कर दूं? हाँ मम्मी, बड़ा मजा आएगा। चारों भाइयों की बारात में नाचूंगी। हाँ मम्मी, दोनों हमारा बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। इन्हें भी शादी का लड्डू खिलाओ। आइडिया तो अच्छा है। पंडित जी रिश्ता बता रहे थे, कहो तो हाँ कह दूं। तभी मुकेश और राजेश हड़बड़ाकर दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, नहीं, हमें एक लड़की पसंद है। नहीं, हमें एक लड़की पसंद है। दोनों को एक साथ लड़कियां पसंद है? ऐसी बात है तो तुम दोनों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने सोचा पहले भैया की शादी हो जाए, फिर जब हमारी शादी की बात होगी तब हम बताएंगे। लड़की कौन है, कहाँ रहती है? मम्मी, वो दोनों बहनें हैं, बहुत अच्छी हैं, फौरन से पढ़ी लिखी हैं, अमीर खानदान की हैं। ये सुनकर आशा कहती है, दो बहुएं गरीब घर की और दो बहुएं अमीर घर की, कहीं दोनों बहुओं में झगड़ा ना हो जाए। मम्मी, हम शादी तो उन्हीं लड़कियों से करेंगे। हाँ मम्मी, हम दोनों भी पीछे नहीं हट सकते हैं, हमने भी शादी करने का वादा किया है। पीछे तो हम भी नहीं हट सकते हैं। मेरे बड़े बेटे की शादी तो विनीता और कीर्ति से ही होगी। दोनों बच्चों की शादी उनकी पसंद की लड़कियों से करवा देते हैं। विनीता और कीर्ति तो किसी से लड़ने वाली है नहीं, और अमीर बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी इन दोनों की रहेगी। हमें मंजूर है। तो फिर तुम दोनों लड़कियों से बात कर लो, तुम्हारी शादी भी तुम्हारे बड़े भाइयों के साथ ही होगी। फिर मुकेश और राजेश दोनों कॉफी कैफे में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। ये तो बहुत यूनिक है, चारों भाइयों की शादी एक साथ, बड़ा मजा आएगा। हम तैयार हैं, आज शादी होगी हमारी। ठीक है, तो फिर
कल हम अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर आते हैं। फिर अगले दिन मुकेश और राजेश अपने परिवार के साथ निकिता और तनिषा के घर रिश्ते की बात करने के लिए आते हैं। जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। हमें तो रिश्ता मंजूर है। आपकी बेटियां हमें बहुत पसंद आई हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। फिर आशा के चारों बेटों की शादी एक ही मंडप में हो जाती है। फिर दोनों अमीर भव्य और गरीब भव्य विदा होकर अपने ससुराल आती हैं। फिर अगले दिन विनीता आईने के सामने अपनी मांग में सिंदूर भर रही होती है। इतना लंबा सिंदूर, थोड़ा छोटा सिंदूर लगाओ। नहीं, एक सुहागन औरत को अपनी मांग पूरी भरनी चाहिए। ठीक है, लगाओ। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और कार्तिक के कमरे में। हंसिए मत, मैं सच कह रही हूँ। नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ। बस इतना बड़ा सिंदूर तो कभी मम्मी को भी लगाते नहीं देखा, इसीलिए थोड़ी सी आप हंसिए, मैं अपनी पहली रसोई के लिए नीचे जा रही हूँ। फिर दोनों नीचे आती हैं और दोनों अमीर भव्य भी बिना मांग में सिंदूर लगाए नीचे आती हैं। तुम दोनों ने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? मम्मी जी, सिंदूर लगाने या ना लगाने से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हमें सिंदूर पसंद नहीं है। सिंदूर पसंद नहीं है? पागल हो गई हो तुम दोनों। जाओ अपनी मांग में सिंदूर लगा कर आओ। नहीं, हम सिंदूर नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पहली रसोई के लिए आए हैं। वो रस्म करवानी है तो बोलिए, वरना हम जा रहे हैं। आशा, मेहमान आने वाले हैं, पहले पहली रसोई की रस्म कर लो, बहुओं को बाद में समझा देना। जाओ, जो बनाना आता है बना कर लाओ। और हम मम्मी जी, तुम दोनों की पहली रसोई दोपहर में होगी। फिर दोनों अमीर भव्य रसोई में चली जाती है और मैगी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। वाह अमीर बहुओं, क्या पकवान बनाया है। निशा, ये क्या है? कुछ अच्छा बना कर लाओ। फिलहाल तो हमें यही बनाना आता है। अब वो क्या है ना, हमने कभी कुकिंग की ही नहीं है, पर हम सीख लेंगे। विनीता बहू, कीर्ति बहू, तुम दोनों जाओ, मेहमानों के लिए कुछ बना कर लाओ। मैं अभी सबके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। पूरा परिवार हॉल में बैठ जाता है। विनीता और कीर्ति किरण के साथ किचन में जाती हैं। भाभी, आप अपनी पहली रसोई में क्या बनाइएगा? आप मुझे सबकी पसंद बताइए, मैं सबकी पसंद का खाना बना दूंगी। ठीक है भाभी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। हाँ ठीक है। किरण की मदद से विनीता अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में ही सबकी पसंद का खाना बना लेती है। मम्मी पापा, खाना बन गया है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। हाँ चलो, मेरे दोस्त भी आ गए हैं। पूरा परिवार और आशा की कुछ सहेलियां डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। विनीता खाना परोसती है। हाँ बेटे, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। भैया, आपको कैसी लगी भाभी के हाथ की पहली रसोई? अच्छा है, बहुत बढ़िया खाना, बहुत स्वादिष्ट बना है। और तुम लोग बताओ, तुम्हें मेरी बहू के हाथ का खाना कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो तुम भी नहीं बना सकती। तभी आशा की सहेलियों की नजर दोनों अमीर बहुओं पर पड़ती है। तेरी गरीब बहू ने इतने अच्छे से सिंदूर लगाया है, पर तेरी अमीर बहू ने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? हम दोनों सिंदूर नहीं लगाती हैं। तुम सिंदूर नहीं लगाती हो? हम दोनों फॉरेन से पढ़ी लिखी हैं, वहाँ कोई सिंदूर नहीं लगाता है। पर थोड़ा सा तो सिंदूर लगा ही सकती हो, बस नाक जितना ही लगा लिया करो। वैसे भी तुम्हारी सास की गरीब बहुओं ने कितने अच्छे से सिंदूर लगाया है। अब थोड़ा सा सिंदूर लगाना शुरू कर दो। थोड़ा सा सिंदूर लगाना शुरू कर दो क्या मतलब है? सिंदूर लगाने से मेरा लुक खराब हो जाता है और फिर मेरे फोटोज भी अच्छे नहीं आते हैं। वैसे भी सिंदूर लगाना बहुत फैशन हो गया है, इसलिए हम सिंदूर नहीं लगाते हैं। दोनों अमीर बहुओं की बातें सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन विनीता अपनी माँ से बात करती है। हाँ बेटी बोल। मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और तेरी अमीर देवरानियाँ कैसी हैं? माँ, तुम्हें कुछ बात बतानी है। हाँ बेटी बताना। माँ, तुम्हें पता है मेरी देवरानियाँ सिंदूर नहीं लगाती हैं। क्यों? तेरी सास की अमीर बहुएं सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं? कभी भी सिंदूर नहीं लगाती हैं। कहती हैं सिंदूर ओल्ड फैशन है, पुराने जमाने के लोग लगाते हैं, अब कोई सिंदूर नहीं लगाता है। और सिंदूर लगाने से उनका लुक खराब हो जाता है, इसलिए वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। सिंदूर ना लगाने वाली औरत भी कोई औरत होती है? ऐसी शादीशुदा औरत होने से तो अच्छा है शादी ही ना करती। माँ शांत हो जाओ, मैं अब क्या करूँ ये बताओ। अब मैं क्या बताऊँ? तेरी सास की अमीर बहू को तो तुझे ही समझाना पड़ेगा। धीरे धीरे कोशिश कर कि तेरी सास की अमीर बहू को सिंदूर का महत्व समझ में आ जाए। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन चारों बहुएं बाजार से सब्जी लेने आते हैं। तभी कुछ लड़के अमीर बहुओं से कहते हैं, बेबी चलती हो क्या बाइक पर? कसम से बाइक 100 से नीचे नहीं चलेगी।
मेरी एक सैंडल तेरे गाल पर पड़ेगी ना तो अभी 100 के नीचे भागेगा नहीं। आए जान मारो पर सीने पर, आए हाय। इनके मुंह मत लगो, बदतमीज लोग हैं। ऐसे कई बदतमीजों को हमने ठीक किया है। इतना कहकर दोनों अमीर बहुएं आगे बढ़ती हैं और लड़कों पर थप्पड़ बरसाने लगती हैं। चल चल घूमने चल और मारो इन्हें। शादीशुदा औरतों को छेड़ने की हिम्मत करने लगे हैं। हमें क्या पता था ये शादीशुदा है। ना गले में मंगलसूत्र है, ना माथे पर बिंदी, ना मांग में सिंदूर, कैसे पता चलेगा हमें। इतना कहकर दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तुम दोनों सिंदूर लगाया करो। अगर आज तुमने सिंदूर लगाया होता तो ये मंचले तुम्हें नहीं छेड़ते। हमें ऐसे मंचलों से बचने के लिए सिंदूर लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी सैंडल ही काफी है। फिर भी तुम्हें सिंदूर लगाना चाहिए, तब ना तुम दोनों सुहागन लगोगी। नहीं, हमें सिंदूर पसंद नहीं है और हमारी शादी हुई है। हम सुहागन हैं ये बताने के लिए सिंदूर लगाना तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। गरीब बहुएं अमीर बहुओं को बहुत समझाती है पर वो नहीं समझती हैं। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार शादी में जा रहा होता है तो बहू, आज तो हम लोग शादी में जा रहे हैं, काफी सारे लोग आएंगे, आज तो सिंदूर लगा लो। नहीं मम्मी जी, हम सिंदूर नहीं लगाते हैं, पर आज लगाना पड़ेगा। हम सिंदूर नहीं लगाएंगे, भले ही फिर हम कहीं जाएं या ना जाएं। जाने दो, जल्दी शादी में चलो। दोनों अमीर बहुएं बिना सिंदूर लगाए शादी में चली जाती हैं, जहां लोग सभी मेहमान देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन दोनों गरीब बहुएं मंदिर से सिंदूर लेकर आती हैं। निकिता, तनीषा, ये माता रानी का सिंदूर है, इसे अपनी मांग में लगा लो। अमीर बहुएं भड़क जाती हैं। आपको पता है ना हम सिंदूर नहीं लगाती हैं। अरे माता रानी का है, थोड़ा सा लगा लो। इतना कहकर कीर्ति दोनों अमीर बहुओं की मांग में सिंदूर भरने आगे बढ़ती हैं तो अमीर बहुएं उसका हाथ छिटक देती हैं और सिंदूर नीचे गिरने वाला होता है तो विनीता उसे पकड़ लेती है और तुम दोनों को सभी ने कई बार सिंदूर की कीमत समझाने की कोशिश की है। हमने भी कई बार तुम दोनों को सिंदूर की कीमत समझाने की कोशिश की, और सिर्फ हम लोगों ने ही नहीं, और भी कई सारे लोगों ने तुम्हें सिंदूर का महत्व बताया। अरे चुप करो, फिर वही बकवास करने जा रही हो। कितनी बार कहा है हमें सिंदूर पुराण नहीं सुनना। अरे हमारी बात तो सुनो। ठीक है, आज हम तुम्हारी पूरी बात सुनेंगे। सुनाओ, क्या होता है सिंदूर से? तुम लोग कहते हो कि औरत के चेहरे की शोभा बढ़ती है, पति की उम्र बढ़ती है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है और न जाने क्या क्या अनाप शनाप। तभी विनीता कहती है, सारी बातें गलत नहीं है, हमारी बरसों से चली आ रही संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। ये सारी बातें आउटडेटेड हैं और बिना लॉजिक की है, बस इसलिए हम सिंदूर नहीं लगाती हैं। सुहागन औरत का सिंदूर न लगाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है, इसीलिए सुहागन औरतों को सिंदूर लगाना चाहिए। तुम आउटडेटेड लोगों की यही प्रॉब्लम है, रियलिटी देखते ही नहीं हो। कैसी रियलिटी? हम इतने दिनों से सिंदूर नहीं लगा रहे हैं, क्या अपशगुन हो गया? अगर कुछ होना होता तब तक होता नहीं। विनीता और कीर्ति माथे पर हाथ लगाकर कहती हैं, मतलब जब तक घर में आग लगेगी नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। तुम दोनों हमारे साथ चलो, हम तुम दोनों को रियलिटी चेक देते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो रियलिटी चेक देना है यहीं पर दो। मेरी अमीर देवरानियों, अगर यहाँ पर दिखा पाती तो आपको अपने साथ चलने क्यों कहती? हम चलेंगे, पर पहले बताओ कहाँ लेकर जा रही हो? उसे अकॉर्डिंग ड्रेसअप भी तो करना पड़ेगा। जहाँ हम लोग जा रहे हैं उस हिसाब से आपने ठीक ही कपड़े पहने हैं। अब उसके ऊपर सिर्फ सिंदूर लगाने की जरूरत है और वो तुम लोग लगाओगे नहीं। ठीक है चलो, पर हमें किसी पंडित के पास सिंदूर का लेसन दिलवाने मत लेकर जाना। विनीता अपने माथे पर हाथ लगाकर कहती है, नहीं बाबा, अब चलो मेरे साथ। विनीता और कीर्ति तनीषा और निकिता को लेकर एक शमशान घाट आती हैं, जहां कुछ औरतें एक अर्थी के पास रो रही होती हैं। हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम दोनों? शमशान घाट भी कहीं घूमने की जगह है? तुम दोनों को रियलिटी चेक चाहिए था ना, इसीलिए हम लोग शमशान घाट आए हैं। जरा सामने उस औरत को देखो। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अब मैं अपनी मांग में किसके नाम से सिंदूर सजाऊंगी? हे भगवान, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझसे मेरी मांग का सिंदूर छीन लिया? चुप हो जा बहू, अब कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाले ने तेरी मांग का सिंदूर छीन लिया है। इतना कहकर शीला देवी माधुरी की हाथों की चूड़ियां तोड़ देती और माथे का सिंदूर मिटा देती है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सिंदूर, मेरी मांग की शोभा मुझसे मत छीनो। तभी तनीषा कहती है, ये
औरत बार बार अपनी मांग के सिंदूर का नाम क्यों ले रही है? उसके पति के मरने पर वो सिंदूर के लिए क्यों रो रही है? क्योंकि आज से वो कभी अपनी मांग को सिंदूर से सजा नहीं पाएगी। चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, श्रृंगार कुछ नहीं कर पाएगी। औरतों और बच्चों को रोता देख तनीषा और निकिता की आंखें भर आती हैं। यहाँ से चलिए, हम दोनों से ये सब देखा नहीं जा रहा। जल्दी से चलिए। हाँ चलो, हमसे भी नहीं देखा जा रहा। हम तो तुम्हें बस यहाँ ये दिखाने लाए थे कि सिंदूर सुहागन के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। फिर दोनों गरीब बहुएं अमीर बहुओं को अस्पताल लेकर आती हैं। तुम दोनों उस बात को भूल जाओ। पहले खुद दिखाई और अब कहती है उसे भूल जाओ। भले हम पढ़ी लिखी मॉडर्न बोल्ड लड़कियां हैं, पर हमें ये सब मत दिखाया करो। तुम दोनों होगी पत्थर दिल, पर हम दोनों पत्थर दिल नहीं है। पत्थर दिल तो हम भी नहीं है। सिंदूर के लिए उस औरत को रोता देख हमारी भी आंखें भर गई थी। ये सब छोड़ो, अब हम लोग अस्पताल के अंदर कहाँ जा रहे हैं ये बताओ। तभी विनीता रिसेप्शन पर पूछती है, आईसीयू किस तरफ है? आगे से दाहिने तरफ। अब तुम दोनों हमें आईसीयू क्यों लेकर जा रही हो? पिकनिक मनाने। तुम दोनों फॉरेन से पढ़ी लिखी हो ना, इसीलिए तुम्हें सेकेंड रियलिटी चेक देने हम लोग यहाँ आए हैं। फिर विनीता और कीर्ति दोनों अमीर बहुओं को आईसीयू के पास ले जाती है। आईसीयू से डॉक्टर बाहर आता है और आईसीयू के बाहर खड़ी औरत डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? मेरे मांग के सिंदूर को कुछ हुआ तो नहीं है? मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। पेशेंट के पास सिर्फ 2 घंटे है। अगर बॉडी रिस्पॉन्स करती है तो आपके मांग के सिंदूर को कुछ नहीं होगा, वरना फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर गीता फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, तो मुझसे मेरे सिंदूर का हक नहीं छीन सकता। उस औरत के साथ कोई नहीं है, हमें उस औरत को संभालना चाहिए। हाँ चलो। तभी गीता अस्पताल के कोने में बने मंदिर के पास आ जाती है। हे भगवान, तुम मुझे मेरे सिंदूर का हक मत छीन, मेरे सुहाग को लौटा दे। गीता को रोते देख चारों बहुओं की आंखें भर आती हैं। तभी अमीर बहुएं अपनी आंखों को पोंछते हुए कहती हैं, ये औरत भी सिंदूर की ही बात कर रही है। अरे कोई इस औरत को संभालो और हमें ये समझाओ ये अपने पति को छोड़कर सिंदूर के लिए क्यों रो रही है। जो नहीं समझेगा वो आकर सिंदूर के लिए ना रोए। विनीता और कीर्ति आगे आती हैं और गीता से पूछती हैं, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरे पति आईसीयू में एडमिट है। डॉक्टर का कहना है बस कुछ ही घंटे हैं उनके पास। मेरी मांग का सिंदूर छिनने वाला है। मैं रो नहीं तो क्या करूं? गीता की बात सुनकर विनीता और कीर्ति चुप हो जाती है और आगे बढ़कर गीता से कहती है, खुद को संभालो बहन, तुम्हारे सिंदूर का हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर की बात गलत कैसे होगी? मेरे पति कैसे बचेंगे? सिंदूर के लिए आप इतना रो रही हैं, बस एक बार उसी सिंदूर पर भरोसा कीजिए और भगवान से अपनी मांग के सिंदूर को बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए। विनीता भगवान के चरणों में चढ़े हुए सिंदूर को उठाती है और गीता की मांग में लगा देती है और गीता भगवान से हाथ जोड़कर कहती है, भगवान तुझे मेरे सिंदूर की लाज है। आज मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे मेरे सिंदूर की रक्षा करनी ही पड़ेगी। गीता को सिंदूर की गुहार लगाकर भगवान के सामने रोता देख दोनों बहनें हंसते हुए कहती हैं, ये दोनों तो यहाँ भी सिंदूर का ज्ञान दे रही है। भला एक लाल पाउडर किसी की जान कैसे बचा सकता है? तभी आईसीयू से नर्स बाहर आती है और कहती है, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, जल्दी कीजिए। गीता तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाती है और डॉक्टर तुरंत आईसीयू में चला जाता है। ये क्या हुआ? उसने भगवान से सिंदूर की गुहार मांगी थी। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि किसी औरत की सिंदूर की गुहार न सुने। कीर्ति की बात सुनकर तनीषा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल सिंदूर एक लाल पाउडर ही है। माना सिंदूर एक लाल पाउडर है, पर इसी लाल पाउडर में इतनी शक्तियाँ हैं कि सावित्री ने यमराज से अपने पति की जान वापस ले ली। शायद तुम्हारे फॉरेन स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा। एक इंडियन बुक पढ़ी होती तो पता होता, और ये भी पता होता किस तरह 16,000 रानियों ने अपने सिंदूर के मिट जाने पर आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। दोनों गरीब बहुओं की बात सुनकर दोनों अमीर बहुएं चुप हो जाती हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि सिंदूर कोई जादू है। सिंदूर एक सभ्यता है, औरत की मांग की शोभा है। बिना सिंदूर लगाए एक औरत कभी कंप्लीट औरत बन ही नहीं सकती है। और फॉरेन में जो औरतें सिंदूर नहीं लगाती है उनका क्या?
उसी फॉरेन की कई औरतें इंडिया आकर इंडियन कल्चर फॉलो करती हैं और शादी के लिए इंडियन मैन ढूंढती हैं। दोनों गरीब बहुओं की बातों को दोनों अमीर बहुएं अपने मन ही मन सोचने लगती हैं। फिर चारों कॉफी कैफे आ जाती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद दीदी, मैं समझ गई, सिंदूर किस तरह एक मैरिड वुमन के जीवन में अपना इम्पोर्टेंस रखता है। ये हम दोनों आप दोनों की रियलिटी चेक से समझ गई हैं। तो फिर क्या सोचा है तुम दोनों ने, सिंदूर लगाओगी या नहीं? जरूर लगाएंगे और रोज सिंदूर लगाएंगे। फिर चारों बहुएं अपने घर आ जाती हैं। फिर अगले दिन दोनों गरीब बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही होती है तो भाभी तनिषा कहाँ है? भाभी निकिता कहाँ है? कल आप दोनों की एनिवर्सरी थी ना, आज दोनों मंदिर नारियल चढ़ाने गई हैं। विनीता की बात सुनकर आशा कहती है, मेरी दोनों अमीर बहुएं मंदिर गई हैं। तभी हाथ में पूजा की थाली लेकर मांग में सिंदूर लगाकर हाथों में चूड़ी पहने हुए शहरी कपड़े पहने हुए तनीषा और निकिता वहाँ आती है। ये क्या हो गया आपको? अमीर बहुओं, तुमने सिंदूर लगा लिया? क्या हो गया है तुम्हें? तनीषा तूने सिंदूर लगाया है, क्या हो गया है तुम्हें? निकिता तूने भी सिंदूर लगाया है, क्या हो गया है तुम दोनों को? वो भी एक साथ? मेरी आँखों में बंधी पट्टी खुल गई है। आपसे रोज मैं अपनी मांग में सिंदूर लगाऊंगी। और आप दोनों की आंखों पर बंधी पट्टी खोली किसने? आप लोगों को सिंदूर लगाने की समझ कैसे आ गई? विनीता भाभी और कीर्ति भाभी ने समझाया है कि एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में सिंदूर की क्या कीमत होती है। बहुओं, मेरी जिन अमीर बहुओं को कोई नहीं समझा पाया, उन्हें तुमने कैसे समझा दिया? फिर तनीषा और निकिता सारी बातें बताती है। फिर हर रोज तनीषा और निकिता सिंदूर लगाती है और अपनी सहेलियों को भी सिंदूर लगाने की सलाह देती हैं।